हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। पियाजे का सिद्धांत मानव बुद्धि की प्रकृति और विकास से संबंधित है। पियाजे ने जो सिद्धांत दिया अपना, उसका नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। उसका रिलेशन दोस्तों ह्यूमन की जो इंटेलिजेंस होती है और उसका विकास किस प्रकार होता है उससे क्या है रिलेटेड है। इसे स्विस मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने प्रतिपादित किया। आपसे पूछा जाएगा कि जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे, तो आप बोलिएगा स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे। पियाजे ने अपने स्वयं के संज्ञानात्मक विकास को आकार देने में बच्चों की सक्रिय भूमिका पर जोर दिया है। पियाजे ने जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया दोस्तों, उसमें उन्होंने बच्चों पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है कि बच्चों के बारे में उन्होंने क्या क्या राय दी, अपनी क्या भूमिका रही है बच्चों की, उसके बारे में उन्होंने ज़्यादा कुछ बताया है। पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया और इसके काम करने के तरीक़ों को खोज नहीं करते हैं। इसके कह रहा है कि बच्चे जो होते हैं ना, वो कि किसी भी चीज़ का इन्वेंशन नहीं करते हैं, डिस्कवरी नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं उसको आगे जानते हैं, बल्कि वे दुनिया के साथ अपने अनुभवों के आधार पर सक्रिय रूप से वास्तविकता का निर्माण करते हैं। कहने का ये है दोस्तों कि वो कोई नया चीज़ इन्वेंट नहीं करेंगे, जो उनको पहले से आती है, एक्सपीरियंस है, उसके साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट करके, लोगों के साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट करके और अपने एक्सपीरियंस से दोनों मिला के फिर जाके वो किसी नई चीज़ का निर्माण करते हैं। समझ रहे हैं दोस्तों। सेकंड पॉइंट है, पियाजे के सिद्धांत को रचनावादी सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि पियाजे का जो सिद्धांत है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट है या बिहेवियरिस्ट है, तो वहाँ पे आप रचनावादी का मतलब होता है कंस्ट्रक्ट करना, किस चीज़ में कि आप इन्वॉल्व होकर जब नया चीज़ बनाते हैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, वहाँ पर उसको रचनावादी या कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है। देखिए अगला टॉपिक है संज्ञान का विकास। संज्ञानात्मक विकास पर्यावरणीय अनुभव और जैविक परिपक्वता के परिणाम स्वरूप संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का पुनर्गठन है। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, हमारे आसपास में क्या क्या हमने एक्सपीरियंस किया है और हमें हेरिडिटी वगैरह से क्या क्या मिला है, उन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो हमारा जो संज्ञानात्मक विकास पूरी तरह से पुनर्गठन हो जाता है। उनका मानना था कि लोग अपने आसपास की दुनिया को लेकर समझ बनाते हैं। पियाजे के अनुसार ज्ञान और समझ को संज्ञानात्मक विकास के माध्यम में हासिल किया जाता है। पियाजे ने बताया कि जो हमारा ज्ञान है नॉलेज और समझ अंडरस्टैंडिंग, ये दोनों क्या है बीच कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बीच का काम करती है। वे 1991 में जिनेवा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने। पियाजे के अनुसार जन्म और किशोर अवस्था के बीच 4 चरणों में तार्किक सोच विकसित होती है। अब इस पॉइंट में पियाजे ने कहा कि जो बच्चा जन्म लेता है और किशोर अवस्था तक एडल्ट तक, तो उसके 4 फेजेस होते हैं। वो 4 स्टेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पियाजे के खेल के मैदानों और स्कूलों में विभिन्न उम्र के बच्चों की प्राकृतिक टिप्पणियों पर आधारित है। आगे हम देखते हैं योजना या स्कीम के बारे में पियाजे ने क्या बोला। स्कीमा संज्ञानात्मक कामकाज की सबसे बुनियादी इकाई है। जो भी कॉग्निटिव आप काम करते हैं उसका जो स्कीमा है, सबसे छोटी क्या है यूनिट है। यह योजना या प्लान वगैरह एक आंतरिक संज्ञानात्मक संरचना को संदर्भित करती है, जो किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट परिस्थितियों में पालन करने की प्रक्रिया प्रदान करती है। कोई भी प्लान आप कर लीजिएगा कोई भी काम करने से पहले, तो वो कोई जब काम करिएगा तो वहाँ पे आपको एक अच्छा फॉलो करना पड़ेगा चीज़ को, उस हिसाब से आप प्लानिंग के हिसाब से अपना काम करिएगा। यह एक मानसिक संरचना है जो दुनिया को समझने का एक मॉडल प्रदान करती है। तो योजना स्कीम वगैरह है, ये क्या है, स्कीम क्या है, मेंटल स्ट्रक्चर है, उसके आधार पे आप दुनिया को समझते हैं। उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण के लिए जब कोई व्यक्ति गेंद को उठाता है तो वह उठाने की योजना का उपयोग करता है। किसी गेंद को फेंकने के लिए वह तलाश योजना, लक्ष्य योजना और फेंकने की योजना का उपयोग करता है। कहने का हर चीज़ को, हर एक काम करने के लिए आपको प्लानिंग चाहिए, और वो प्लानिंग जो आपके दिमाग के अंदर है उसी को हम स्कीमा बोलते हैं। जैसे आपको गेंद उठाना है तो उसके लिए प्लानिंग करना पड़ेगा, गेंद को ढूंढना है उसके लिए प्लानिंग करना पड़ेगा और उसको फिर फेंकना पड़ेगा। तो
पहले सबसे पहले आपको गेंद को फेंकने के गेंद को तलाश करना पड़ेगा, फिर लक्ष्य बताना पड़ेगा कहाँ पर फेंकना है, फिर फेंकना पड़ेगा। योजनाएं हमें प्रतीक का उपयोग करने और तार्किक रूप से सोचने की अनुमति देता है। प्रतीक का उपयोग का मतलब है दोस्तों हम सिंबल का उपयोग करते हैं और क्रिटिकली रूप से मतलब कि किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं। अगला पॉइंट है अनुकूलन। अनुकूलन का दोस्तों इंग्लिश में होता है अडेप्टेशन। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वास्तविकता की एक संकल्पना, किसी का स्कीमा मतलब रियली में जो है उसका स्कीमा जो उसके दिमाग के अंदर है, और वास्तविक जीवन और रियलिटी में जो जीवन है, अनुभवों के बीच तालमेल बनाने की प्रक्रिया को अनुकूलन कहा जाता है। यह दो उपक्रियाएं द्वारा पूरा किया जाता है, आत्मसात और समझौता। कहने का मतलब आपके दिमाग में जो किसी चीज़ की छवि बैठ चुकी है और उसका रियल लाइफ में क्या एक्सपीरियंस आप कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में तालमेल अगर हम बना पाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम अनुकूलन मतलब अडेप्टेशन। अनुकूलन को दो टाइप होते हैं। पहला है आत्मसातकरण। आत्मसात को इंग्लिश में बोलते हैं एसिमिलेशन। इस प्रक्रिया में घटनाओं या अनुभवों की समझ बनाने के लिए योजनाओं का उपयोग शामिल है। पियाजे के अनुसार कोई बच्चा जो खिलौने को पकड़ता है उसे अपनी लोभी योजना का आत्मसात कर रहा है। कहने का मतलब यहाँ पे अब जो चीज़ जैसे आपको मिली आपने अपने अंदर क्या कर ली, आत्मसात कर ली। ठीक है, कोई खिलौना अगर मान लीजिए बच्चों को मिलता है तो उसको पकड़ता है, तो इसका मतलब वो उसको लालच होता है खिलौने से खिलौना उससे कोई छीन ना ले। यह तब होता है जब नए अनुभवों के बच्चों के मौजूदा सिद्धांतों में आसानी से शामिल किया जाता है। कहने का मतलब जो भी उसको नया एक्सपीरियंस हो रहा है उसमें एक नया एक्सपीरियंस उसने फिर डाल लिया तो क्या क्या होगा, उसको एसिमिलेशन होगा। सरल शब्दों में आत्मसात वह प्रक्रिया इसमें नए अनुभवों को मौजूदा योजना में फिट किया जाता है। मतलब पहले से आपको कोई चीज़ पता है, फिर आपने दूसरी चीज़ पता की और दूसरी चीज़ को इसके अंदर डाल लिया, तो हम क्या कर लेंगे, आत्मसात बच्चे ने कर लिया। उदाहरण के लिए जब कोई बच्चा पहली बार गाय शब्द सीखता है तो वह चार पैर वाले सभी जानवरों को गाय कहना शुरू कर देता है। देखिए ये बड़ा अच्छा पॉइंट दिया हुआ है। आत्मसात का मतलब ये हुआ कोई भी आपको मान लीजिए कि पहले से योजना पता थी और उसको मतलब नया चीज़ आप मान लीजिए गाय है, गाय के चार पैर हैं, तो बच्चा ने ये आत्मसात कर लिया, अपने स्कीमा में डाल लिया है कि जिस चीज़ के चार पैर होंगे वो सब गाय होंगे। तो अब मान लीजिए उसके सामने बकरी आ गई, वो भी मतलब गाय सोचेगा, वो उसके चार पैर हो गए। मान लीजिए भैंस आ गया, उसको भी चार पैर हो गए। तो अभी आप देख रहे हैं कि बच्चा एक बार सीख ले रहा है, उसमें मॉडिफाई नहीं कर रहा है, वो उसी को बार बार आत्मसात करी जा रहा है, मतलब ये चीज़ अपने में जोड़ी जा रहा है, कुछ नया नहीं जोड़ने की कोशिश कर रहा है। आगे आते हैं अकोमोडेशन, उसको बोलते हैं हिंदी में समझौता। इस प्रक्रिया में नई जानकारी को आत्मसात करने के माध्यम से प्राप्त कर परिणाम स्वरूप योजना को बदलना शामिल है। इसमें अकोमोडेशन में होगा कि आप नया जानकारी तो लेंगे लेकिन उसमें क्या करेंगे, बदलाव करेंगे। पहले बच्चे ने क्या किया था एसिमिलेशन में कि अगर गाय की चार पैर है उसे हर चार पैर वाले जानवर ही गाय लगते थे। उसमें उसने बदलाव नहीं किया था कि हाँ बकरी के भी चार पैर हो सकते हैं, भैंस के भी चार पैर हो सकते हैं, इस तरीके उसने बदलाव नहीं किया था। लेकिन अब वो क्या करेगा कि पहले वाले स्कीमा में कुछ नया एक्सपीरियंस को ऐड करेगा और उसमें बदलाव भी करेगा। यह तब होता है जब किसी बच्चे के सिद्धांत को अनुभव के आधार पर संशोधित किया जाता है। मतलब जो एक्सपीरियंस उसने किया हुआ है उसमें हम मॉडिफिकेशन करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। समझौते के माध्यम से हम अपने कौशल में सुधार करते हैं और अपने सोचने के तरीकों को पुनर्गठित करते हैं। एकोमोडेशन के माध्यम से क्या होगा, हमने जो सीखा हुआ है उसमें सुधार करेंगे और अपने सोचने के तरीका जो हमारा है उसको दोबारा से मतलब रिकॉग्निशन करेंगे, पुनर्गठित करेंगे। उदाहरण के लिए जब कोई बच्चा सभी चार पैर वाले जानवरों को गाय कहता है तो आसपास के लोग कहेंगे यह कोई गाय नहीं है, यह भैंस है। गाय के लिए स्कीमा फिर संशोधित हो जाती है, इस समझौते के रूप में जाना जाता है। तो इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया हुआ कि मान लीजिए बच्चा पहले समझता था कि चार पैर वाले गाय हैं, तो उसने बोला कि ये भी गाय है, तो उसे किसी बड़े ने बोला कि नहीं ये गाय नहीं है, ये भैंस है। ज़रूरी नहीं है कि हर चार वाले पैर वाले जानवर गाय होते हैं। तो उसने क्या किया, अपने जो पुराने स्कीमा में है उसमें उसने मॉडिफाई किया, नया चीज़ जोड़ा कि नहीं हर चार पैर वाले जानवर गाय नहीं होते हैं, बकरी भी हो सकता है, भैंस भी हो सकता है, कुत्ता भी हो सकता है, वगैरह वगैरह।
तो इसमें आप यही देखिएगा अकोमोडेशन के अंदर कि पुराने स्कीमा में सुधार कर नया चीज़ को जोड़ लेना, और एसिमिलेशन में क्या था कि जो हमारी चीज़ सीखी हुई है उसको वैसे के वैसे अपने स्कीमा में अपने दिमाग में डाल देना। अगला आता है संतुलन। संतुलन के बारे में देखते हैं। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, इंग्लिश में बोलते हैं। यह पर्यावरण में फिट होने वाली योजनाओं को बनाने के लिए आत्मसात और समझौते को संतुलित करने की प्रक्रिया है। अनुभवों को बेहतर समझ की अनुमति देने के लिए योजनाओं को व्यवस्थित करना एक प्रवृत्ति है। कहने का मतलब दोस्त, ये जो एक एकोमोडेशन हो गया और अपना एसिमिलेशन मतलब आत्मसात करना, और क्या था अपना समझौता करना, इन दोनों के बीच में बैलेंस कौन बनाता है? इक्विलिब्रियम मतलब संतुलन बनाता है। यह एक ऐसा तंत्र है जिसे जीन पियाजे ने यह समझाने के लिए प्रस्तावित किया कि बच्चों के विचार एक चरण दूसरे चरण पर कैसे हस्तांतरित किए जाते हैं। यह बदलाव तब होता है जब बच्चे दुनिया को समझने की कोशिश में असमानता का अनुभव करते हैं। कहने का मतलब बच्चे जो सोचते हैं वो एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे किस तरीके से ले जाते हैं, और दुनिया को समझने में वो अपने आप में किस प्रकार से असमानता का फील करते हैं। आत्मसात और समझौता आमतौर पर संतुलन में होते हैं। कहने का मतलब है जो हमारा एसिमिलेशन है, अकोमोडेशन है, उन दोनों के बीच में कौन काम करता है? संतुलन काम करता है। लोग पाते हैं कि वे अपने मौजूदा ज्ञान में अधिकांश अनुभवों को आत्मसात कर रहे हैं। अब लोग सोचते हैं कि जो हमें ज्ञान प्राप्त है उसमें नया नया चीज़ क्या जो रहे हैं, जोड़ी जा रहे हैं, आत्मसात करी जा रहे हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें अनुभवों को संयोजित करने के लिए अपनी समझ को समायोजित करने की आवश्यकता पड़ती है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जो उन्होंने नया एक्सपीरियंस अपना सीखा है उसको क्या करेंगे? समायोजित करेंगे। एसिमिलेशन करने के लिए हर चीज़ को मतलब नई समझ को समायोजित करना पड़ेगा, मतलब ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा, एक सही तरीके से लगाना पड़ेगा। उस टाइम में हमारा संतुलन काम आता है। संतुलन में बीच में ये समझ लीजिएगा कि आप जो आत्मसात करना है और समझौता करना है, उन दोनों के बीच की कड़ी को हम संतुलन बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं।